नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मां के अपमान पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गालियां मेरी मां का नहीं, हर मां बेटी का अपमान। गाली देने वाली सोच महिलाओं को समझती है कमजोर। बोले प्रधानमंत्री, विपक्ष को बिहार की मां बेटियां ही देंगी जवाब। विपक्ष की गालीबाज राजनीति पर एनडीए आक्रामक। बिहार में 4 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर लगाया राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंचने का आरोप। कहा, विपक्ष का अमर्यादित व्यवहार पूरे देश में आक्रोश का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन। चिप को बताया डिजिटल डायमंड। कहा, सेमीकंडक्टर के भविष्य के निर्माण को लेकर दुनिया को भारत पर भरोसा। मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बनी सहमति। कैबिनेट उपसमिति की बैठक और अधिकारियों के आश्वासन के बाद लिया निर्णय। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को दी गई गाली के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बिहार में महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां का अपमान देश नहीं सहेगा और कांग्रेस आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक गरीब मां का बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को बीते दिनों दी गई गाली पर आज प्रधानमंत्री ने सख्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां हमारा संसार होती है, मां स्वाभिमान होती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में बहुत देर से आया। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों, बेटियों को ही झेलनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक गरीब माँ ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए माँ का स्थान
देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक गरीब मां का बेटा पीएम बन गया है, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से देश समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया था। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। जहां एक और पीएम मोदी हमेशा महिलाओं और बेटियों के सम्मान को लेकर काम करते रहे हैं, तो उनकी नीतियों और योजनाओं में केंद्र में हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं, बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। देश की मातृशक्ति को राष्ट्र की असली ताकत बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आचरण, व्यवहार और शब्दों में महिलाओं के लिए सम्मान और मर्यादा के पालन का आह्वान करते आए हैं। वे अपनी मां के लिए अपशब्दों से आहत हैं और इस पीड़ा को उन्होंने बेहद संवेदनशील तरीके से व्यक्त कर विपक्ष की राजनीति और रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने के मुद्दे पर बिहार में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। भाजपा सहित एनडीए नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा है और दोनों दलों के नेताओं से माफी मांगने की बात कही है। एनडीए ने 4 सितंबर को इस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान किया है, तो विपक्षी दलों को गाली गलौज की राजनीति से ऊपर उठने की बात कही है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां देने के बाद से बिहार में राजनीति उबाल पर है। बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम के दौरान जब संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसे लेकर अपना दर्द बयां किया, तब मौजूद ज्यादातर लोग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। वहीं पूरे मामले को लेकर अब भाजपा भी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने एनडीए गठबंधन पर देश और लोकतंत्र को शर्मसार करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। एक समय पर कांग्रेस पार्टी को गांधीवादी कांग्रेस कहते थे, आज वो कांग्रेस गाली वाली कांग्रेस हो चुकी है। गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस का परिचय मिलता है। बिहार के चुनाव हार रहे हैं, इसलिए शहजादों की पार्टियों ने, नामदारों की पार्टियों ने, युवराजों की पार्टियों ने एक गरीब परिवार से आने वाले, गरीब मां के बेटे, ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री जी की माताजी तक को नहीं बख्शा। राहुल गांधी को माफी भी मांगनी चाहिए और इसका खंडन भी करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के संस्कार विहीन नेता जो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं स्वयं मोदी जी के खिलाफ, और सार्वजनिक तौर पर उनके मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ
इतनी अभद्र गालियों का प्रयोग करा है, इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करा गया है। विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। वहीं विपक्ष की गाली की राजनीति से नाराज भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। आपात सेवाओं और रेल को इस बंद से अलग रखा गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्ष के राजनीतिक किरदार और चरित्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में जिस वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष ने लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाने का दावा किया था, उसी अभियान में गाली की राजनीति चुनावी मंसूबों पर पानी फेरते दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर भाजपा की महिलाओं नेताओं में भी आक्रोश व्यक्त किया। मां के विषय में जिस तरह के अपशब्द कहे गए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और एक नागरिक होने के नाते, मां होने के नाते, महिला होने के नाते मैं इसकी भर्त्सना करती हूं। सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री व्यथित नहीं हैं, मुझे लगता है उनके साथ सारा देश 140 करोड़ लोग व्यथित हैं। विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए एक विरोध रैली निकाली गई। नागालैंड के दीमापुर स्थित कांग्रेस भवन के सामने भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर कांग्रेस गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक मां का अपमान एक भारतीय बेटे या बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस की बकवास बहुत हो गई जैसे नारे लिखे गए थे। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष साचोला रोथरोंग ने कहा कि दरभंगा की घटना ने हर उस भारतीय को झकझोर दिया है जो सम्मान और गरिमा में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से पहले ही चले गए थे, लेकिन सच्चे नेतृत्व की पहचान उपस्थिति से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होती है। Do not drag personal insults and abusive words against a mother into public life. That lowers not Narendra Modi but Indian democracy itself. Let us not forget how this incident has already sparked political uproar across states. Such a spectacle tarnishes the dignity of our democracy and risks dividing communities in the name of temporary political gain. आज से सेमिकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, जिसमें दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा दिखाई दिया। भारत बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश को विश्वास दिलाया कि इस साल के अंत तक स्वदेशी चिप बन जाएगी। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी से निवेश हो रहा है, जिसके चलते जल्द भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की धड़कन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार,
रक्षा और अंतरिक्ष हर क्षेत्र को शक्ति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. सेमीकंडक्टर के जरिए देश में नई पीढ़ी की तकनीक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में होगी। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। देश भर में 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां बन रही हैं और 4 और इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर अब तक कुल निवेश 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनी है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण या फैब्रिकेटर निर्माण तक सीमित नहीं है। ये इसे दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि क्रिटिकल मिनरल और उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन का उद्योग जगत ने भी समर्थन किया। सेलेस्टा कैपिटल ने डीप टेक अलायंस का ऐलान किया। वहीं सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 20,000 से अधिक प्रतिभागियों, 48 देशों के 2,500 प्रतिनिधियों और 350 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ सेमिकॉन इंडिया 2025 वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में भारत के लिए बड़ी छलांग साबित हो रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सेमीकंडक्टर मिशन की बढ़ती गति को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की पहली पायलट लाइन का उत्पादन शुरू हो गया है। आईटी मंत्री ने बताया कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री को इस पायलट लाइन की पहली भारत निर्मित चिप भेंट की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 3 और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 2025 में जो मेड इन इंडिया चिप का सपना देश ने देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सीजी सेमी की बनी हुई पहली मेड इन इंडिया चिप प्रेजेंट की गई।
साथ ही जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे बाकी 3 प्रोजेक्ट्स के पायलट लाइंस भी करीब करीब कंप्लीट होने को आई है। तो इस वर्ष में और 3 प्लांट्स ऐसे हैं, 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2025 में जो मेड इन इंडिया चिप का सपना देश ने देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में एक डीप टेक गठबंधन का गठन किया गया है। ये एक ऐसा गठबंधन होगा जिसके लिए लगभग $1 अरब की प्रतिबद्धता पहले ही जताई जा चुकी है। इसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर से होगी और इसके बाद कई डीप टेक उपक्रमों में प्रवेश किया जाएगा। डीप टेक अलायंस कैपिटल का एक अच्छा सोर्स भारत में बन के आ रहा है, जिसमें कि भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना है। और इसमें सेमीकंडक्टर एक लीड ले रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे जो डीप टेक सेक्टर्स हैं उन सबको भी इसमें कवर किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज प्रधानमंत्री को 20 चिप्स भेंट की गई। ये चिप स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन की गई हैं। उन्होंने बताया कि भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना है और इसमें सेमीकंडक्टर लीड कर रहा है। जो हमारा टैलेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम हाथ में लिया था, बहुत अच्छा मैच्योर कर गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 20 चिप्स जो कि स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की है और स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई चिप्स जो मैन्युफैक्चर हुई है वो भी प्रेजेंट की। तो यानी दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चिप को कम्प्लीटली डिज़ाइन करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। ये कैपेबिलिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। इस कैपेबिलिटी को आज यहाँ पर आज अपने देश में सिद्ध किया गया। आईटी मंत्री ने बताया कि करीब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सारे स्टेक होल्डर्स, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, गैस मैन्युफैक्चरर्स, हर तरह के मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, करीब हर स्टेक होल्डर का यहाँ पर उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि दुनिया को भारत के सेमीकंडक्टर पर कितना भरोसा है। करीब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सारे स्टेक होल्डर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, गैस मैन्युफैक्चरर्स, हर एक मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, करीब हर स्टेक होल्डर का यहाँ पे प्रेजेंस है। दैट शोज द कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड हैज ऑन इंडियाज सेमीकंडक्टर जर्नी। देश में पहली मेड इन इंडिया चिप बनाई गई जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। देश में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनी के बीच में MOU साइन किए गए, जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा चिप्स बनाने में किया जाएगा और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की एमर्सन की NI सेमीकंडक्टर कंपनी और करेन का सेमीकॉन टेक्नोलॉजी के बीच भी एक MOU साइन किया गया, जिसमें एमर्सन एस द्वारा सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम की जांच की जाएगी। उसके बाद उसको आगे इस्तेमाल के लिए लिया जाएगा। इसी तरह के कई और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और विभिन्न कंपनियों के बीच में MOU भी किए गए हैं। हमारा एक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, जो हम एक्सेस देते हैं उनको टेक्नोलॉजी का। एक इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर है हमारा इंडिया में, बैंगलोर में, जहाँ पर स्टार्टअप्स आके यूज़ कर सकते हैं हमारे फैसिलिटी। तो काफ़ी हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और केन्स एक बेनिफिशियरी है जिसके साथ हमने काफ़ी क्लोजली काम किया है। और उन्होंने उनके एनालॉग, मिक्स सिग्नल और RF चिप्स के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है हमारा सेमीकंडक्टर टेस्ट सिस्टम। प्रधानमंत्री जी का जो टीम जो है जो काम कर रही है इसके ऊपर काफ़ी दिन रात मेहनत कर रही है इस पर। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सिटीजन पे कि हमारा सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी आगे बढ़ेगा। बिहार में SIR के मुद्दे पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। भाजपा ने राहुल गांधी पर वोटर धांधली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। तो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की धमकी को
कोरी धमकी करार दिया गया है। जो हाइड्रोजन बम की धमकी राहुल गांधी देते हैं उसको कोरी धमकी करार दिया गया है। एनडीए के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी पर घुसपैठियों के साथ खड़े होने की बात कही है तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा भी हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो बिहार के मतदाता नहीं होने चाहिए उनकी वजह से चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है, उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी जोर जोर से वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर है। इनमें से एक एपिक नंबर जंगपुरा तो वहीं दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इन दोनों एपिक नंबर को जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को ये जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे है और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। अगर ऐसा है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले में दिल्ली चुनाव कार्यालय ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे आंदोलन पर अब विराम लग गया है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की मांगे स्वीकार कर ली है। मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति जताने के बाद 5 दिनों से चल रहे अपने धरने को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। ये निर्णय कैबिनेट उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक और राज्य के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लिया गया। इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, और हमने हैदराबाद गैजेटियर को लागू करने का निर्णय वहां पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली आगमन पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लॉरेंस वोंग का भव्य स्वागत किया। लॉरेंस वोंग की यात्रा उस समय हो रही है जब भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लॉरेंस वोंग की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को चीन के तियानजिन में एससीओ प्लस बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एससीओ की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत अपनी विशेषज्ञता और पहलों को एससीओ देशों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेश सचिव की ये टिप्पणी उस वक्त आई जब एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में 31 अगस्त को आयोजित शिखर बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से चीन से इस मुद्दे पर सहयोग मांगा, जिस पर चीन ने विभिन्न तरीकों से समर्थन देने की बात कही। विक्रम मिस्री ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार संतुलन, जनसंपर्क को बढ़ाने, अंतर सीमा नदियों पर सहयोग और संयुक्त रूप से आतंकवाद से लड़ने जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन का बोझ घटाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अनुपालन लागत को कम करना और स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए अधिक सक्षम वातावरण तैयार करना है। इसी के पूरक के रूप में अगले चरण के जीएसटी सुधार लागू किए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को आयोजित होगी। Prime Minister has also recently announced the creation of a task force for next generation reforms with a clear mandate to simplify regulations, lower compliance cost, and also build a more enabling ecosystem for startups, MSMEs, and entrepreneurs. Complementing this, the planned rollout of the next generation GST reforms with a council meeting tomorrow and day after, in the coming months, it will set an economy absolutely open and transparent with further reduction in compliance burden, making it easier for small businesses to thrive. कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 2.68 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि है। इनमें से 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए, जबकि 56% खातों की मालिक महिलाएं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक खाता सिर्फ पासबुक नहीं बल्कि अवसरों का पासपोर्ट है, जो क्रेडिट, बचत, बीमा और सम्मान तक पहुंच सुनिश्चित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की एसेट क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और एनपीए स्तर में कमी आई है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि सालाना 11.3% बढ़ी है। इसमें सबसे अधिक योगदान टर्म डिपॉजिट का रहा, जो 13.5% बढ़े, जबकि सेविंग डिपॉजिट्स में वृद्धि 5.4% की रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सीआरजीओ स्टील उद्योग के हितधारकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में एमएसएमई को सशक्त बनाने और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मटेरियल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और इस क्षेत्र में देश के नेतृत्व को और मजबूत करना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करके गेम चेंजर
काम किया। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमांड के कमांडर एयर मार्शल नगेश कपूर से खास बातचीत की और पता किया कि कैसे ड्रोन्स ने आधुनिक युद्ध कौशल को बदल दिया है। हमने देखा कि कैसे यूक्रेन ने स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन में ट्यूपोलेव के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को सिर्फ $1000 ड्रोन से डेसिमेट कर दिया। तो आप अगर हमें बता सकते हैं कि ये एसिमेट्री है और आगे की लड़ाइयों में क्या हमारी एयरफोर्स ऐसी कैपेबिलिटीज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है क्या? एसिमेट्री आपने वर्ड बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। आपने कहा कि रशिया के खूब कॉस्टली बॉम्बर्स को यूक्रेन ने एक लो कॉस्ट वेपन के साथ में डेसिमेट किया, डिस्ट्रॉय किया। ये बिल्कुल सच है और हम लोगों ने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा। तो मेरा इसके बारे में सिर्फ ये कहना है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में खूब एग्जिस्ट करती है। इट इज़ फॉर अस टू इमेजिन हमारी एक्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल बी लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन। हम उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इमेजिनेटिव तरीके से एम्प्लॉय कर सके और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एक्रू कर सकें, डेफिनेटली इस संवाद का एक हिस्सा रहेगा। और अब इसके बाद में जो चर्चा होगी उसके अंदर इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में आज अभी तक तो हम जो अभी तक समझे हैं वो ये कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कैपेबिलिटी क्या है। अब उस कैपेबिलिटी को इमेजिनेटिव तरीके से एम्प्लॉय करना वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसेट होगा। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मैत्री के पुल बनाने के मिशन के साथ सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंच गया है। आईएनएस तीर और शार्दुल समेत ये जहाज दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में एक लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर हैं। पोर्ट विक्टोरिया पहुंचने पर स्क्वाड्रन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो दोनों देशों के मजबूत समुद्री रिश्तों का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान सेशल्स रक्षा बल के साथ संयुक्त प्रशिक्षण, पेशेवर बातचीत और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 2025 में नौसेना का यह तीसरा सेशल्स दौरा है, जो हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा है कि इससे निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि टैरिफ पर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और सरकार का इसका कोई ना कोई हल सरकार जो है वो जरूर निकाल लेगी। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। टैरिफ प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह अभी मौजूद हैं। गिरिराज बाबू, कैसे देखते हैं अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद एक अफवाह का वातावरण बन रहा है कि टेक्सटाइल उद्योग को, जो खासकर भारतीय टेक्सटाइल उद्योग है, उसको खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एक ट्रांजिट फेज जरूर आया है और खास करके उस इंडस्ट्री को जिनका एक्सपोर्ट 50% से टोटल एक्सपोर्ट्स में ऊपर हिस्सेदारी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम टेक्सटाइल के सारे एक्सपोर्टर के साथ मिले, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुटता दिखाई और एकजुटता ही नहीं दिखाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी टेक्सटाइल के लिए अभी कुछ कदम उठाए हैं। क्या एक्सपोर्ट इससे कुछ प्रभावित होगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है? जो मार्केट है टेक्सटाइल का दुनिया में 800 बिलियन का है, उसमें हम 40 देशों को टारगेट किए हैं, विदेश मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। और ये ठीक है, एक ट्रांजिट फेज है, लेकिन सरकार दमखम के साथ खड़ी है इंडस्ट्री के साथ। अभी हमने एक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि कॉटन में 11% जो इंपोर्ट टैक्स था उसको ख़त्म किया है। हम एडवांस जो हम उनको देते थे सर्टिफिकेशन, वो 18 महीना कर दिया। वही नहीं, हम जो ROS
CTL था उसको लागू कर दिए। सरकार संकल्पित है कि टेक्सटाइल उद्योग को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिन में हमें एक आपदा अवसर के रूप में साबित होगा और हम नए मार्केट में, जो मेरा टारगेट है कि हम $100 बिलियन पर जाएंगे, हम जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे और टेक्सटाइल जो उद्योग है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। प्रधानमंत्री कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कैमरामैन सुनील राणा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास को नई ऊंचाई देने के लिए आज एक ऐतिहासिक MOU साइन हुआ। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। इसमें केंद्र की 51% और राज्य की 49% हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना के तहत केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और नैनीताल को रोपवे से जोड़ा जाएगा। इसके शुरू होने के बाद रोजाना 20,000 से अधिक यात्री लाभान्वित होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डीडी न्यूज से कहा कि यह कदम न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा देगा। उत्तराखंड को लेकर आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी। टम्टा जी, रोपवे की लिए आज आपने एक MOU साइन किया है उत्तराखंड सरकार के साथ, क्या है ये? देवभूमि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत वैधानिक एक हमारा NHLM के माध्यम से एक SPV, एक समझौता आज हमारा हुआ है, और जो कि बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है, जिसमें कि केदारनाथ धाम, जो कि बहुत ही श्रद्धालुओं का धाम है, इसमें सोनप्रयाग केदारनाथ तक लगभग 12.9 किलोमीटर लंबा पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए की आएगी। और इसमें अत्याधुनिक, जिसको हम 3S के माध्यम से कहते हैं, ट्राइबल गंडोला के माध्यम से उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसमें प्रति घंटा लगभग 1800 यात्री यात्रा करके तीर्थयात्री यात्रा कर पाएंगे और लगभग 36 लाख यात्रियों को ये सुविधा देगा। यह रोपवे दुनिया का सबसे लंबा रोपवे में लगभग गिनती में आएगा और हाई एल्टीट्यूड में आएगा। लगभग 12,000 से 15,000 फीट हाइट में ये रोपवे होगा। इसके साथ ही सर एक सवाल और है कि दोनों, चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ये MOU साइन हुआ है, किसकी कितनी परसेंटेज रहेगी, किस भागीदारी के साथ आप काम करने जा रहे हैं? रोपवे परियोजना के लिए ये ऐतिहासिक फैसला लगभग 7,000 करोड़ का है। इस ऐतिहासिक समझौते में जो हमारा SPV हुआ है, और उसमें 51% केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगी और 49% राज्य सरकार की होगी। मगर जो उस रोपवे के माध्यम से जो भी प्रॉफिट शेयर होगा, उस प्रॉफिट शेयर में 10% उसकी मेंटेनेंस के लिए आएगा और 90% पैसा जो भी आएगा वो उत्तराखंड राज्य की नई रोपवे परियोजना के लिए होगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में पर्यटकों की संख्या लगातार आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। इस रोपवे योजना के आने के बाद से आप किस तरीके से देखते हैं, और साथ में उत्तराखंड में रोजगार के अवसर? जो हमारे श्रद्धालु हैं, जिनकी श्रद्धा है, जो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं और जो हमारे कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं, तो कभी हम लोग विचार भी नहीं करते थे कि वहाँ तक सड़क पहुँच पाएगी। सड़क ही नहीं पहुँची, हमारी ऑल वेदर रोड का भी हम लोग उस जगहों पर जा पा रहे हैं। और आज अब हम, चूँकि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए सड़क नहीं थी, क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इसीलिए उन श्रद्धालुओं को भी इस रोपवे के माध्यम से दर्शन हो पाएँ, ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनसीसी के ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप का आज एयर वाइस मार्शल PVS नारायण ने उद्घाटन किया। इस शिविर में देश भर से 867 छात्र और 669 छात्राएं कैडेट समेत कुल 1,546 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी अपर महानिदेशक एयर वाइस मार्शल PVS नारायण और कैडेट्स से खास बातचीत करते हुए शिविर का जायजा लिया। एनसीसी का थल सैनिक कैंप शुरू हो गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
एनसीसी के एडीजी एयर वाइस मार्शल पीवीएस नारायण सर। सारे 17 डायरेक्टरेट्स हैं जो कि इस ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में हिस्सा लेंगे। ये कैंप बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंप है बिकॉज इसमें से जो पॉइंट्स अर्जित होते हैं वो आरडी पीएम रैली बैनर की तरफ भी जाते हैं। बच्चे इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे। ऑब्स्टेकल्स है, मैप रीडिंग है, फायरिंग है, इन सब चीज़ों में हिस्सा लेंगे। ये कैंप एक तो इन्हें लीडरशिप स्किल्स सिखाएगा। ये काफ़ी कुछ सीख के आए हैं। एक लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, इस कैंप में बच्चों के साथ सारे देश से आए हुए हैं, उनसे मिलकर सीखेंगे कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ओवरकम करना है, ये सब इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हमने इस कैंप के लिए बहुत मेहनत करी है और इतने स्टेजेस पार करके हम यहाँ फाइनली डीजी एनसीसी दिल्ली आए हैं। मेरा इवेंट फायरिंग है, उसमें भी हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। मैं फायरिंग टीएससी इवेंट में हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि फायरिंग को लेकर मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलूँ और देश का नाम रोशन करूँ। As I want to join defense forces, that's why I chose map reading because it will be beneficial for me that in too. जैसे हर एक एनसीसी कैडेट का ये ड्रीम होता है डीजी का पार्ट बनना, एक नेशनल कैंप लगाना, और ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 का पार्ट रही। ये मेरा 8वां कैंप है टीएससी फायरिंग के साथ। तो फायरिंग एक बहुत ही विशेष इवेंट है अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो। I want to join the defense forces of Indian Army. Why? Because I like to wear the uniform, I like to feel the valor, I like to feel the proudness. मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने डायरेक्टरेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूं और आज वो ड्रीम पूरा होने वाला है। I'm in the event of health and hygiene and my main motto to attend TSC is to not motivate myself only but to motivate my juniors too. देश भर के 20 लाख कैडेटों में से केवल 1546 कैडेट विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना अव्वल देने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद अब इन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है। दिल्ली पहुंचकर ये कैडेट काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिली है। यहां भूमानंद अस्पताल के नए ओपीडी भवन का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने शिरकत की। दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने इस पहल को सेवा और श्रद्धा का संगम बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना एक सराहनीय कदम है और दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। आज के इस युग में मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और डॉक्टर और अस्पताल से बेहतर और सेवा क्या हो सकती है। और उसी क्रम में इसी सेवा भाव से हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे और ऐसे और प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दे रहे हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने इस मौके पर प्रसार भारती के बढ़ते दायरे और मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता पर भी अपनी बात रखी। वेव्स ओटीटी का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नया लॉन्च किया है पिछले साल। देश में पारिवारिक साफ सुथरा मनोरंजन प्रदान करने के लिए वेव्स ओटीटी का प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। सबसे अनुरोध है उसको डाउनलोड करें, वो फ्री में है, कोई उसका शुल्क नहीं लगता है। मन की बात के माध्यम से आप देश के ऐसे विषयों से, ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे महानुभावों से जुड़ते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता और वो प्रेरणादायक होते हैं। और उसके साथ साथ वो अब सफल कहानियाँ, जो स्टोरीज हैं, जो कि सफल इंसान हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी भी वो कहानियाँ बता रहे हैं। तो एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे सबको उससे जुड़ना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम जीत की लय पर बरकरार है। सोमवार को भारत ने कजाकिस्तान के खिलाफ 15-0 की दमदार जीत हासिल की। राजगीर में चल रही इस प्रतियोगिता में भारत की जीत के हीरो अभिषेक रहे, जिन्होंने मैच में 4 गोल किए। भारत की इस जीत पर और आगे आने वाली चुनौतियों पर अभिषेक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और इस जीत की हैट्रिक में जो एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा छाया रहा उसका नाम है अभिषेक, जो कि इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, चारों खाने चित कर दिया कजाकिस्तान की टीम को और 15-0 की दमदार जीत हासिल की है। 4 गोल आपने खुद किए हैं। पूरा मैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए?
अच्छा एक्सपीरियंस था सर, और ये चीज़ हमें नेक्स्ट मैचेस में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बिकॉज नेक्स्ट मैचेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ठीक था, लेकिन कजाकिस्तान थोड़ा इजी टीम थी, लेकिन हमें ये चीज़ हमें जो हमारे आज जो हमने किए हैं कनेक्शन जो बनाए हैं स्ट्राइकर लाइन ने, वो कनेक्शन हमें सेम सुपर 4 में करने होंगे। अगर हम ये चीज़ें भूल जाएंगे तो नेक्स्ट मैचेस हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे। सुपर 4 की जैसे आप खुद बात कर रहे हैं कि सुपर 4 अब असली चुनौती आपके लिए रहेगी, तो वहाँ पे क्योंकि एक बार फिर से वही टीमें कहीं ना कहीं होंगी जिनसे आप लगातार खेलते रहते हैं, तो क्या कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं, क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं उस वक्त पे? चैलेंजेस सर, टीम के हिसाब से हम मीटिंग करते हैं मैच से पहले, तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। और जैसे हम पहले 2 मैचेस में थोड़ा सा मेंटली थोड़ा इजी लग रहे थे, एटीट्यूड हमारा थोड़ा अलग था, वही हम नेक्स्ट मैचेस में उनको छोड़ के जो चीज़ें हमने पहले 2 मैचेस में सीखी हैं, गलतियां जो की हैं उनसे सीख के और नेक्स्ट मैचेस में हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा अपना। इजी नहीं है कोई भी टीम यहाँ पे। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं? लगातार जो एक्सपोजर मिलता है वो कितना फ़ायदा पहुंचाता है आपको जब इन टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं? ये टूर्नामेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वालिफायर होते हैं हमारे। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर लगा लो, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, और ओलंपिक क्वालिफायर भी एशियन से ही होता है हमारा। एशियन गेम्स लगा लो आप या एशिया कप लगा लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहाँ इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम जो इजी टीमें होती हैं हमारे से रैंकिंग डाउन है जिनकी, उनके साथ भी अगर हम थोड़ा सा भी इजी हुए तो वह हमें मतलब स्कोर कर सकते हैं और हमें लूज हरा सकते हैं वो भी। देश में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अगर बात करें, तो उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा वर्क कर रही है हॉकी इंडिया, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है हॉकी इंडिया को। तो ये आने वाला जो यंग ब्लड है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अच्छा एक्सप्लोजर मिल रहा है। तो ये है अभिषेक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीम जो है वो इस जीत से उत्साहित जरूर है, लेकिन कोई कमी जो है वो अपने आगे आने वाले मैचेस में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अब सुपर 4 की लड़ाई है जो कि बेहद अहम रहने वाली है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। मानसून की बारिश से इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन से जान माल का नुकसान हो रहा है, तो वहीं मैदानी राज्यों में आई बाढ़ से हालात बहुत खराब हो गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों सहित राहत और बचाव एजेंसियां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं, बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन खराब मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में भी यमुना नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में लोगों को निकलना पड़ा है और यमुना नदी का जलस्तर जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। देश में कई जगहों पर हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन से रास्ते भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित कुछ दूसरे राज्य बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में मंगलवार को 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहे। एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा पर आगामी शुक्रवार तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इस तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इस बीच मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बाकी श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दावों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बिना कम्युनिकेशन के यात्रियों की जानकारी उन्हें कैसे मिली और मौसम खराब है तो फिर भी बिना तैयारी की यात्रा क्यों शुरू करवाई गई। पहले चरण में 32-3.5 हजार जो भरमौर मणिमहेश जा रहे थे उनको वापस लाया गया भरमौर, और भरमौर में तकरीबन कोई 10 से 12 हजार के करीब श्रद्धालु फंसे थे, जिसमें से तकरीबन
5,500 श्रद्धालु हमने बसों के माध्यम से भेज दिए और छोटी गाड़ियों के माध्यम से भेज दिए। सरकार ने उन्हें आने जाने की पूरी व्यवस्था की। जब मालूम था कि मौसम खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं, तैयारी किस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद बिना तैयारी के यात्रा शुरू कर दी। और यात्रा में जब 15,000 लोग वहां पर फंस गए, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि 10,000 लोगों को हमने निकाल दिया, इसका मतलब अभी भी 5,000 के लगभग लोग जो है वहां पर आगे पीछे कहीं संकट में हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। चिकित्सीय सुविधाओं के साथ खाद्य सामग्रियों का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंची और उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है। ओडिशा के बालासोर में सुबह से हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हुआ। हरियाणा के अंबाला में लगातार भारी बारिश के कारण आवासीय क्षेत्रों में जल भराव देखा गया, तो वहीं उधमपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।